अर्थव्यवस्था के 3 कन्वेंशनल पहिए होते हैं। उन कन्वेंशनल पहियों में एक हमको मिलता है कृषि क्षेत्र, एक हमको मिलता है औद्योगिक क्षेत्र और एक हमको मिलता है सेवा का क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं, कृषि क्षेत्र को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण का कार्यक्रम होता है, और तीसरा हमको मिलता है सेवा का क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र। अब आप बात को समझ गए होंगे कि आज हम किस चीज की स्टडी यहाँ पर करने वाले। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूँ चैनल अकेडमी से प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम स्टेट बीपीएससी की सीरीज को चला रहे हैं। और आज एडिशनल फैक्ट सीरीज में हम लोग स्टडी करेंगे बिहार की इंडस्ट्रीज अर्थात अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। तो जब इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज का हम डिस्कस का पॉलिटिकल मैप के साथ रिलेट करते हुए आगे की ओर काम करेंगे, और इंडस्ट्रीज के बेस पर हम ये भी पता कर पाएंगे कि कौन कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ कहाँ है और इसके होने के क्या क्या भौतिक कारण या फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। जब बात को आगे बढ़ाएं तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। 38 डिस्ट्रिक्ट के साथ बिहार अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। लास्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या स्टडी किया था, उसका ट्रांसपोर्टेशन, रोड कनेक्टिविटी पर्टिकुलरली हमने वहाँ पे स्टडी की थी। और मैंने आपको कहा था अगर अर्थव्यवस्था को आपको विकसित करना है तो सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार केवल रोड कनेक्टिविटी देते चली जाए। जितनी यदि रोड कनेक्टिविटी होंगी उतना ही इसी समाज का, उस अर्थव्यवस्था का स्वतः ही विकास होता चला जाएगा। इट इज ऑटोनॉमस प्रोसेस, जहां पर ये ऑटो जनरेट होकर अपने आप को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की तरफ आपको लेके चल देता है। मेरी जीप पे हल्का सा एक छाला हो रहा है, इसलिए बोलने समझने में थोड़ी सी कहीं कहीं समस्या आ जाती है, तो आप मेरे साथ कोप करिएगा और इसके लिए मैं आपसे पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। बात आगे करते हैं। ओके, बिहार में औद्योगिक इकाइयों का वितरण यदि हम देखते हैं तो वृहद और मध्यम इकाइयों का वितरण हमको लगातार मिलता रहता है। वृहद और मध्यम इकाइयों का वितरण आप इकोनॉमी की सीरीज में कर चुके हैं। यहाँ पे हम इसके एडिशनल फैक्ट्स को देते हैं। तो जब उत्पाद और स्थान की बात करेंगे तो चीनी हमको मिलेगी सारण में, चीनी हमको मिलेगी सारण में। और सारण कहाँ पर है, ये रहा सारण। तो चीनी हमको मिलती है कहाँ कहाँ, तो चीनी हमको मिल जाती है सारण में। और कहाँ मिलती है, पूर्वी चंपारण में। और कहाँ मिलती है, पश्चिमी चंपारण में। और कहाँ मिलती है, गया में। और कहाँ मिलती है, पटना में। और कहाँ मिलती है, मोतिहारी में। और जब मोतिहारी में हम इसकी बात करेंगे तो ये हमको चीनी के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में या इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट में हमको यहाँ पे निकल कर आ जाता है। अब आप देखिए, ये ऊपर जो हमारा क्षेत्र है ये हमारे पास गिरिपद पर्वतीय क्षेत्र और हमारे पास लगातार जो है वो तराई भूमि का क्षेत्र है। इसके अगेंस्ट जो हम दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पास पट्टी भूमि का क्षेत्र है, पठारी पट्टी भूमि का क्षेत्र है। बस हमारे पास 2 क्षेत्र हमको मिल जाते हैं, सारण और पटना। और सारण और पटना में अगर आप देखेंगे तो दोनों के साइड पर गंगा जी होकर निकल रही है। यानी कि इन तीनों क्षेत्रों में अगर आप बिहार के भौतिक विभाजन के साथ इसका अध्ययन करते हैं, तीनों क्षेत्रों के भौतिक विभाजन का आप इस पर अध्ययन करते हैं तो आपको पता लगेगा यहाँ पे पानी की प्रचुर मात्रा है। और जो पानी की प्रचुर मात्रा है तो पानी की प्रचुर मात्रा गन्ने के उत्पादन के लिए आपको चाहिए। गन्ने के उत्पादन के लिए फिर ये डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आयोडीन यहाँ पर निकल कर आते, क्योंकि सारण हमारे पास उत्तरी बिहार का निकटतम क्षेत्र होता है और पटना हमारे पास दक्षिणी बिहार का निकटतम क्षेत्र है। गंगा जी बिल्कुल यहाँ से होकर निकल रही है, यहाँ पे इनके पर्याप्त जल की मात्रा यहाँ पे रहती है। खादर भूमि का क्षेत्र अपने आप में हो जाता है। गया पठारी भूमि का क्षेत्र, और पठारी भूमि क्षेत्र में हमारे पास, वैसे तो गया जो हमारे पास है वो बिहार के सूखे क्षेत्रों में से एक आता है, लेकिन जो गन्ने के लिए हमको पानी की पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है। यहीं पे आप देखेंगे जो पठारी क्षेत्र से नदियां यहाँ से होते हुए निकलनी है, वो नदियों का पानी यहाँ पे गन्ना उत्पादन के लिए सिंचाई की व्यवस्था उत्पन्न करा देता है। अब जूते और चमड़े की बात करते हैं। जूता और चमड़ा शोधन, तो जूता हमारे पास कहाँ मिलेगा, तो पटना, मोकामा और मुजफ्फरनगर। पटना हमारे पास पटना में ही है, मोकामा हमारे पास पटना में पड़ जाता है, मुजफ्फरनगर पटना से लगा हुआ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, जिसके बीच में केवल एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जूता और चमड़े का उद्योग मिलता है। तो हम इसको इस प्रकार से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो वैशाली भी यहाँ पास थोड़ी बहुत उपलब्धता यहाँ पे रहती है। तेल शोधन बरौनी, अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है तेल शोधन। और ये तेल शोधन बरौनी हमको कहाँ मिलता है, तो ये हमको मिलता है बेगूसराय में, और पटना से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय। गंगा जी के किनारे पर बरौनी का क्षेत्र, बरौनी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उर्वरक, फर्टिलाइजर फिर से कहाँ मिलेंगे, बरौनी और रोहतास। बरौनी अर्थात बेगूसराय और रोहतास हमारे पास ये रहा। बिहार का जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला है वो हमारे पास रोहतास है, जो सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है वो हमारे पास पूर्णिया है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में डिफेंस एयरपोर्ट बताया था। आपको बताना है कि बिहार का वो डिफेंस एयरपोर्ट्स इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में से कहाँ पर है, अर्थात बिहार का रक्षा विमानपत्तन केंद्र कहाँ पर है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में से। तो बिहार का सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला हमारे पास कौन सा है, रोहतास। और मैं लिख भी रखा है यहाँ पे, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 73.37% के साथ यहाँ पे चलता है। तो उर्वरक में हमारे पास बरौनी और रोहतास हो गए। तो बरौनी और रोहतास हमारे पास ये हो गए हैं।
जूता और चमड़ा हमारे पास पटना, मोकामा, मुजफ्फरपुर में मिलेगा। और चीनी के लिए हमारे पास पूर्वी चंपा, वो वेस्ट चंपारण, और हमारे पास मोतिहारी का जिला मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास पश्चिमी चंपारण, गया और पटना और मोतिहारी का क्षेत्र हमको मिल जाएगा। मोतिहारी हमारे पास ईस्ट चंपारण के अंतर्गत ही पड़ जाता है। अब आगे की ओर देखते हैं, कुछ और फैक्ट इसके पॉलिटिकल मैपिंग के साथ को रिलेट कर लेते हैं। जब मैपिंग के साथ को रिलेट करते हैं तो हमको पांचवा मिलता है सूती वस्त्र उद्योग। जब सूती वस्त्र उद्योग की बात करी जाएगी तो सूती वस्त्र उद्योग हमको कहाँ मिला, तो गया में मिला, भोजपुर, सिवान, भागलपुर, भोजपुर, सिवान, और ये हमारे पास रहा है भागलपुर। डालमिया नगर, रोहतास, बंजारी, ये रहा हमारे पास। कहाँ मिलेगा, सीमेंट, रोहतास, बंजारी। अब सीमेंट के यहाँ मिलने का क्या कारण हो सकता है? अगर सीमेंट हमको यहाँ मिलेगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पे सीमेंट क्यों मिलेगा हमको रोहतास में। तो देखिए, सीमेंट हमको रोहतास में इसलिए मिलेगा क्योंकि इसके पास ही आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं कैमूर, और कैमूर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कैमूर की पहाड़ी से निकल के आया है। यूपी हमको मिल जाता है कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे हमको मिल जाता है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। और ये पूरा का पूरा विंध्याचल पर्वत का जो एक्सटेंशन है कैमूर की पहाड़ी है उसका भाग है। और यहाँ पे हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे यह सीमेंट इंडस्ट्री होना बहुत स्वाभाविक सी बात थी। कागज और गत्ता को कहाँ मिलेंगे, समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर। समस्तीपुर कहाँ रहा, तो समस्तीपुर ये रहा। रोहतास हमारे पास ये आ गया, दरभंगा हमारे पास ये आ गया। दरभंगा किधर गया भाई, दरभंगा हमारे पास ये आ गया, पटना मिल जाएगा, और फिर हमारे पास मुजफ्फरपुर मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी इसी बेल्ट में लगभग फैला हुआ है। फिर अभियंत्रण तो हमको कहाँ मिल जाएंगे, मुजफ्फरपुर, मोकामा और पटना। मुजफ्फरपुर ये रहा और मोकामा पटना के अंतर्गत मिलेगा, यहाँ पे हमको अभियंत्रण मिल जाएंगे। औषधि यानी ड्रग्स हमको कहाँ मिलेगी, मुजफ्फरपुर और पटना। तो मुजफ्फरपुर पटना फिर से दो इंपॉर्टेंट केंद्र निकल के आते हैं। अब जूट होने का हमारे पास एक भौगोलिक कारण रहेगा, और जूट हमको कहाँ मिलेगा, कटिहार, समस्तीपुर और पूर्णिया। अब देख लीजिए, कटिहार, समस्तीपुर और पूर्णिया, क्योंकि अगर हमको जूट को पता करना है तो जूट हमारे पास क्या है, हाई वाटर कैपेसिटी हमारे पास एग्रीकल्चर है जूट का। और अगर जूट हमको मिल रहा है तो जूट हमारे पास ये रहा एक कटिहार। और जब हम बिहार की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमको ये पता लगता है कि कटिहार की तरफ हमारे पास बिहार का ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसके पास सबसे अधिक वर्षा वो किशनगंज है, और किशनगंज से पूर्णिया कटिहार लगा हुआ है, यानी कि ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा आपको मिल जाती है। इसके साथ ही गंगा जी जो यहाँ से निकलती है, तो गंगा जी जब यहाँ से निकलती है तो उनका जलीय क्षेत्र भी इसको प्रभावित करता है, और इस प्रकार से जूट की बहुत अच्छी खेती कटिहार की तरफ हो जाती है। फिर समस्तीपुर देखिए, तो समस्तीपुर कहाँ है, फिर से गंगा जी से लगा हुआ क्षेत्र है, और गंगा जी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में समस्तीपुर आता है। और ये आपके पास जो हमारे पास कोसी नदी है उसके बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आता है, और कोसी बिहार का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो यहाँ पे जल की मात्रा हमको फिर से पर्याप्त रूप में मिल जाएगी। और इसके साथ हमारा पूर्णिया है, तो पूर्णिया गंगा जी के क्षेत्र में भी आता है। और किशनगंज के बाद ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसके पास पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है वर्षा से, तो वो हमारे पे किशनगंज है। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बिहार में आपको पर्याप्त पानी की उपलब्धता रहती है। इस पानी की उपलब्धता के कारण ही हमारे पास यहाँ पे जूट की खेती होती है। जब मैं आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन अर्थात बिहार के जलवायु भी कृषि क्षेत्रों का अध्ययन हम कर रहे थे, तो हमने एक प्रकार का विशेष जूट देखा था जिसके विषय में आपको 5 पॉइंट दिए थे। उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लेक्चर सीरीज पे जाइएगा, उसको देखिएगा मैंने जूट के विषय में वहां पे क्या बता रखा है आपको। चावल मिल आपको कहाँ मिलेंगी, बक्सर, पूर्णिया, अररिया और भोजपुर। बक्सर किधर गया, बक्सर ये रहा, बक्सर, पूर्णिया, अररिया, भोजपुर। अरे भाई बक्सर किधर गया, बक्सर अभी तो मेरे पास था, बक्सर ये रहा। कभी कभार थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, सॉरी उसके लिए। तो बक्सर, पूर्णिया, अररिया, भोजपुर। देखिए फिर से ये पूरा का पूरा जलीय क्षेत्र है। इस जलीय क्षेत्र में आपको गंगा और सोन का क्षेत्र मिल जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको गंगा और सोन का क्षेत्र मिल जाएगा, ऊपर आपको गंगा और घाघर का क्षेत्र मिल जाएगा। पानी की पर्याप्त उपलब्धता आपको यहाँ पे मिलेगी। बक्सर, पूर्णिया मैंने आपसे कहा था, पूर्णिया जिला किशनगंज के बाद सबसे अधिक वर्षा वाले जिलों में जिस जिले की गिनती होती है पूर्णिया है। अररिया हमारे पास फिर से आ गया, अररिया हमारे पास कहाँ रहा, तो किशनगंज से लगा हुआ क्षेत्र हमारे पास अररिया है, और भोजपुर का हमारे पास क्षेत्र आता है इसी क्षेत्र में। तो इस प्रकार से इस पूरे के क्षेत्र में हमारे पास जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, और जब जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है तो यहाँ पे चावल की खेती भी होगी। अब ध्यान करिए, अगर वर्षा के अनुपात में भूगोल का भौतिक विभाजन करते हो तो उस भौतिक विभाजन में हमको यहाँ पे वर्षा का अनुपात कम मिलेगा, लेकिन जो पठारी क्षेत्र से नदियां निकल रही हैं, और हमने कहा सोन नदी हमको यहीं से मिल रही है। और जब हम नदियों का अध्ययन कर रहे हैं, बिहार की नदियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि भले ही सोन की लंबाई गंगा नदी की आधी है बिहार के अंदर, लेकिन जो सोन का जलीय क्षेत्र या अपवाह तंत्र क्षेत्र है वह बिहार में सबसे बड़ा है। और जब वह सबसे बड़ा है तो गंगा से भी कुछ वर्ग किलोमीटर ऊपर निकल जाता है। जब वर्ग किलोमीटर ऊपर निकल जाता है तो सोन इसी क्षेत्र से तो आ
रही है गंगा जी की तरफ, जब वो इसी क्षेत्र से आ रही है तो वो इस क्षेत्र को पूरे के पूरे को कवर करके चलती हैं। तो सोन की उपलब्धता के कारण यहाँ पे जल की उपलब्धता हमको पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। फिर कैमूर की पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र अपने आप में थोड़ा सा पहाड़ी वर्षा भी यहाँ से रिसीव करता है। इस प्रकार से जल की पर्याप्त मात्रा होने के कारण हमको यहाँ पर चावल मिल और चावल की उपलब्धता मिल जाती है। आगे की ओर बात करते हैं। जब आगे की ओर बात करते हैं तो लघु उद्योग की तरफ हम आ जाते हैं। लघु उद्योग की इकाइयों का जो वितरण हम बिहार में देखते हैं तो उसको हमको मिलता है चूना, औरंगाबाद, गया और रोहतास। तो चूने की फैक्ट्री हमको कहाँ मिलेगी? अब देखिए औरंगाबाद ये रहा, सॉरी ये रहा, ध्यान से देखिएगा। चूना हमारे पास सेडिमेंट्री और अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो हमारे पास औरंगाबाद, गया और रोहतास ये रहा, ये पूरा का पूरा एक बेल्ट बनता है ट्रायंगल का। और ये हमारे पास कैसा क्षेत्र है? ये हमारे पास पठारी भूमि का क्षेत्र है। और यहीं पर हमारे पास इधर की तरफ सेडिमेंट्री रॉक्स साइकिल मिलेंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगी, अवसादी चट्टानें मिलेंगी जिनकी बहुत आयत हमको इस कोने में मिलती है और वहीं से एक्सटेंड होकर आती है। तो चूना पत्थर हमको कहाँ मिल जाता है? जो चूने से संबंधित उद्योग भी हमको इसी बेल्ट में मिलेंगे। यानी कि उद्योगों का वितरण उसकी भौगोलिक संरचना के आधार पर भी निर्धारित, या भौगोलिक संरचना ही उसको निर्धारित करती है। स्टोन चिप्स हमको गया और रोहतास में मिल जाएगा और टसर रेशम हमको भागलपुर में मिल जाएगा। भागलपुर हमारे पास कहाँ? तो भागलपुर हमारे पास ये रहा। तो ये हमारे पास टसर रेशम के लिए अधिक उपयोग है। स्टोन चिप्स हमको फिर से गया और रोहतास, और चूना हमको गया रोहतास, ये दोनों यहाँ पर कॉमन हो रहे हैं। बस इसमें आपको चूना के संबंध में औरंगाबाद को और जोड़ना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा पठारी संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र है बिहार का, जिसमें भागलपुर अपने साउथ की तरफ से बॉर्डर को टच करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। अब आगे देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा देखिएगा तो उत्पादन और स्थान में हैंडलूम्स और पावरलूम्स, हाथ का और पावर का, मशीन का। तो हमारे पास भागलपुर, गया, नालंदा, भागलपुर, तो भागलपुर ये रहा, गया हमारे पास ये रहा और नालंदा हमारे पास ये रहा। किधर गया नालंदा? ये रहा नालंदा। लौह आभूषण और सीप दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पंचम चंपारण। प्लाईवुड आपको मिलेगी पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। अब इसको आप ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लाईवुड अर्थात पेड़ों की उपलब्धता। पेड़ों की उपलब्धता आपको कहाँ अधिक मिलेगी? जहाँ पे वर्षा की उपलब्धता अधिक होगी। तो वर्षा की उपलब्धता में अगर आप डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो पूर्णिया, किशनगंज बिहार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, इसी से लगा हुआ अररिया और इसी से लगा हुआ पूर्णिया। इस क्षेत्र में आपको वर्षा की सघनता, वृक्ष की सघनता अधिक मिलेगी। जब वृक्ष की सघनता अधिक मिलेगी तो प्लाईवुड का काम भी यहाँ पे सर्वाधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ी मात्रा में सघनता के साथ पर्णपाती वन यहाँ पे मिल जाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और मॉनसूनल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। बहुमूल्य रत्न प्रसंस्करण प्रोसेसिंग पटना सिटी में होती है। अगरबत्ती पटना सिटी मुजफ्फरनगर के लिए फेमस है, इसको याद करने की आवश्यकता है नहीं। शहद उत्पादन और प्रसंस्करण वैशाली, मुजफ्फरनगर, पूर्वी चंपारण। और देख लीजिए शहद उत्पादन और प्रसंस्करण प्रोसेसिंग वैशाली, कहाँ गया वैशाली? ये रहा। मुजफ्फरपुर ये रहा। पूर्वी चंपारण ये रहा। ये पूरी की पूरी एक बेल्ट है। इस पूरी की पूरी बेल्ट में वैशाली के जो आपको वनीय सघनता मिलेगी वो गंगा की उपलब्धता के कारण मिलेगी, और पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरनगर में जो आपको उपलब्धता मिलेगी वो यहाँ से प्रवाहित नदियों के कारण मिलेगी। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र ये आपका घाघर गंगा के दोआब के क्षेत्र में आपको यहाँ पर मिलता है। घाघर और कोसी का जो दोआब मिलता है वो आपको इसी क्षेत्र में मिलता है। जब घाघर और कोसी का दोआब आपको इस क्षेत्र में मिलेगी तो यानी कि इस क्षेत्र में जल की उपलब्धता है। जल की उपलब्धता यहाँ पे ऊंची ऊंची घास और सघन वनस्पति का निर्माण करती है। जब सघन वनस्पति ऊंची घास का निर्माण करती है तो शहद उत्पादन और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको इसी क्षेत्र में यहाँ पर मिलेगी। तो ज्योग्राफी ने फिर से डिसाइड कर दिया कि हाँ हम भौगोलिक कारणों से यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। हौजरी आपको कहाँ मिलेगी? मुजफ्फरनगर, पटना सिटी मिल जाएगी। जीबीएल, एस बल्ब आपको पटना सिटी मिल जाएंगे। आरा मिल्स हमको कहाँ मिलेंगी? उत्तर और मध्य बिहार में सर्वत्र मिल जाएंगी आरा मिल्स। धातु बर्तन और घंटी आदि आपको गया, भोजपुर, औरंगाबाद मिल जाएगी। तो गया आपका ये रहा, भोजपुर और औरंगाबाद आपका ये रहा। और चमड़ा उद्योग आपको मिल जाएगा पटना और मुजफ्फरनगर, ये दो मेन सिटी हैं, मुजफ्फरनगर और पटना। इसके बीच में आपको मिल जाता है वैशाली। और कालीन का काम आपको मिल जाएगा ओबरा, औरंगाबाद। यहाँ पर अपने पास कालीन का काम होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कालीन अपने आप में एक विशेष मटेरियल होता है और एक मतलब डेकोरेशन में बहुत अच्छी चीज होता है, इसलिए कालीन उस पर्सपेक्टिव से या दृष्टिकोण से थोड़ा सा महत्वपूर्ण अपने आप में यहाँ पर हो जाता है। आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं जिला और उत्पादन। बिहार में हथकरघा, हाथ के उत्पाद आपको कहाँ मिलते हैं, और ये पूरा का पूरा सेक्शन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावर लूम अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होता, मनुष्य जो परिश्रम कर रहा है, मनुष्य जो परिश्रम करके अपना समय दे रहा है, वह यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। जब वह महत्वपूर्ण हो जाता है तो भागलपुर में आपको क्या मिलेगा, तो ये रहा भागलपुर। और भागलपुर में आपको क्या मिलेगा, जस्ट अ मिनट, ओके तो भागलपुर में आपको क्या मिलेगा, ये रहा भागलपुर। और भागलपुर में रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल, चादर आदि का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बांका में, अब बांका आपके पास ये रहा, इससे लगा हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा टसर रेशम, निर्यात योग्य रेशम कपड़े और सूती तौलिए के लिए। तो एक तो इसको याद रखिएगा बांका वाले को, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। गया में सूती रेशमी कपड़े और बेडशीट आपको मिल जाएंगी। नालंदा में सजावटी पर्दे, बिस्तर के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्री, सूती रेशम, सजावटी कपड़े। नवादा टसर रेशम और लिनन के पुरुष एवं महिलाओं के लिए पोशाक के सामान, ये दूसरा इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है। दरभंगा और मधुबनी, सीतामढ़ी, अब देख लीजिए दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी, ये रहा मधुबनी और ये रहा आपका सीतामढ़ी, और इसके साथ ही आपका दरभंगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, तो यहाँ पे हम महीन सूती कपड़ों की थान, धोती, कमीज के कपड़े आपको मिल जाते हैं। औरंगाबाद और रोहतास में ऊनी कालीन, ऊशी कंबल, रेशमी कपड़े आपको मिल जाएंगे। भभुआ में ऊनी कालीन, बनारसी साड़ी आपको मिल जाएंगी, तो बनारसी साड़ी के लिए आपके पास भभुआ हो जाता है। पटना और सिवान में सूती कपड़े, सजावटी कपड़े आपको मिल जाएंगे। पूर्णिया कटिहार में जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्री, आंतरिक सज्जा सामान मिल जाएगा। मैंने आपको कहा था पूर्णिया पर्याप्त जल की उपलब्धता है, इसलिए जूट का सामान है। जूट का जब विकास वहां पे होगा तो वहीं पर आपको मिश्रित सामग्री, जूट के आंतरिक सामान के सारे वस्तु विचित्र मिल जाएंगे। और पश्चिमी चंपारण में शॉल, मफलर, तौलिया, गमछा, बिस्तर आपको मिल जाएंगे। पश्चिमी चंपारण सर्दी वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे शॉल, मफलर, तौलिया, गमछे का व्यापार या उद्योग आपको यहाँ पे हथकरघा, हाथ से बना हुआ अधिक मात्रा में मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण और ये महत्वपूर्ण, ये चार महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आप स्मृति में रखना चाहते हैं तो बाकी फैक्ट्स आप स्मृति में रख सकते हैं, नहीं तो इन चारों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली हथकरघा के परिप्रेक्ष्य में या हथकरघा के संबंध में इन चार सेंटर से बनेंगे। आगे बात कर लेते हैं। जब आगे बात करेंगे तो आप नमस्कार करेंगे, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगर इसका रिवीजन हम लोग करते हैं तो हमने क्या क्या देखा, तो हमने वृहद और मध्यम इकाइयों का वितरण देखा था, उसमें उत्पाद चीनी को देखा था, जिसको हमने उसकी भूगोल ज्योग्राफी से जोड़ दिया था। उत्पादन में हमने स्थान देखे थे, सूती वस्त्र उद्योग आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपके पास तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, सूती वस्त्र कहाँ पर है, सीमेंट कहाँ पर है, औषधि कहाँ पर है, चावल, जूट और मिल कहाँ पर है। ये आपके पास पांच इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं। इन पांचों को प्रायोरिटी बेसिस पे याद करिएगा, इसके बाद आप दूसरे याद कर सकते हैं, क्योंकि अभियंत्रण अपने आप में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कागज और गत्ता भी अपने आप में इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। लघु औद्योगिक इकाइयों का अगर हम वितरण करेंगे तो चूना हमको मिलता है, ये पूरा का पूरा आपका ज्योग्राफी डिसाइड करती है, भूगोल डिसाइड करता है। चूना हमको फिर से दक्षिणी क्षेत्र में मिल जाएगा, स्टोन क्षेत्र दक्षिण में मिल जाएगा, टसर रेशम हमको भागलपुर की तरफ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास पानी की उपलब्ध मात्रा गंगा की उपस्थिति के कारण है। उत्पादन स्थान, ये हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थान बताए थे, जिसमें मैंने आपको 5 बताए थे कि इन 5 को याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारे पास भागलपुर, गया, नवादा है। और बिहार में हथकरघा उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर अपने आप में यही बन जाते हैं। इसके बाद भी यदि आपको फैक्ट्स को लेकर, क्योंकि हम इसकी ज्योग्राफी के साथ लगातार इसको कंपैरेटिव स्टडी करते चलें, ताकि एक माइंड मैपिंग सामने बनकर निकल कर आए और आपकी स्मृति एक लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए। लिखना कम पढ़े, देख कर हमको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखने की जो स्मृति होती है वो लिखने की स्मृति से तेज होती है, बोलने की स्मृति से तेज होती है, सुनने की स्मृति से तेज होती है देखने की स्मृति। इसके बाद भी कोई फैक्ट है, कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप मुझे बेहिचक लिख सकते हैं, संकोच न करिएगा, मैं उसका एक तार्किक उत्तर आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो बिहार की संस्कृति की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे इसके चित्रकलाओं का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब तक हम मिलते हैं तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और गुरु दक्षिणा में इसको अधिक से अधिक साझा करिए। जय हिंद और वंदे मातरम।